वैक्सीन को लेकर सियासी वॉर का सच। भारत में वैक्सीन का कितना स्टॉक मौजूद है? वैक्सीन की कमी या फिर सियासी युद्ध? विदेशी वैक्सीन पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? वैक्सीन का इंतजार कब होगा खत्म? वैक्सीन से जुड़े एक एक सवाल का जवाब। केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई वैक्सीन पर क्यों आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन एक सवाल जो आपके हमारे हर देशवासी के मन में है वो है, इस देश में कोरोना के खिलाफ दूसरी लहर के बीच और साथ ही तीसरी लहर की आशंका के बीच अगर एक मुकम्मल जंग हमें लड़नी है कोविड के खिलाफ, तो वैक्सीनेशन ही, जी हां, टीकाकरण ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ऐसे में टीकाकरण के पूरे कार्यक्रम पर तमाम जो आरोप अभी तक विपक्ष की तरफ से लगते रहे, उन सब के बीच जो नीति आयोग के सदस्य हैं और चेयर हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के, हमारे साथ डॉक्टर वी के पॉल इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वी पॉल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि आज आपने कहा है कि लगभग आने वाले दिनों में हम 1 करोड़ वैक्सीन देंगे। आपने कहा कुछ सप्ताह में हम कोशिश करेंगे 73 लाख हम वैक्सीन दें, लेकिन औसतन मई के महीने में पिछले सप्ताह में हमने 16 लाख वैक्सीन दिए हैं। अगर भारत को हर्ड इम्यूनिटी करना है तो 60 से 70% आबादी को हमें वैक्सीनेट करना होगा, जो कि अभी तक हम सिर्फ 3 से 4% को कर पाए हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि लगभग हमें 180 करोड़ डोज, मैं डोज की बात कर रही हूँ, 180 करोड़ डोज चाहिए होंगे अगर हमें ऐसी इम्यूनिटी देश में लानी है। कैसे तैयारी है आपकी? ये कैसे करेंगे? और जो 73 लाख एक दिन में या 1 करोड़ वैक्सीन का आप दावा कर रहे हैं देने का, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? डॉक्टर पॉल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात उभारी गई वो इसलिए है कि हमने अपने देश में अल्टीमेटली कोविड-19 के वैक्सीन को हर व्यक्ति तक लेके जाना है, हर वयस्क तक लेके जाना है। और जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाएं कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। ये एक आह्वान की तरह आप लीजिए, क्योंकि हमें जब वैक्सीन की सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी तो हमारा सारा जो जोर होगा ये होगा कि ये वैक्सीन तेज गति से दिन ब दिन हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि हम अपने देश में इस महामारी को पूरी तरह से रोकथाम करने में सम्मिलित हों। और ये एक आह्वान की तरह लीजिए और एक दृढ़ निश्चय की तरह हमें इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्पीड लाने से ही देश उस टाइम जल्दी से जल्दी उस स्टेज पे पहुंचेगा जिसकी कि हम सब लोग आशा भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं। और ये तभी संभव होगा जब वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। उसके ऊपर इससे पहले मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाने की कोशिश करी थी और आज भी उसको चिन्हित किया है कि अगर हम देखें कि हमारे भारत में जो वैक्सीन बनाने वाले उपक्रम हैं, कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम उनकी पोटेंशियल, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमिटमेंट को देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो हम पाते हैं कि हम इस साल के अंत तक, अगस्त और दिसंबर के बीच में 200 करोड़ तक डोज बनाने में हम कर दिखा सकते हैं। ये सारे कंपनीज टुगेदर कैन अचीव developing and manufacturing 200 crore doses, and that is a roadmap along which the industry will move and the government will help and people will appreciate and people will encourage this effort. तो अगर हम दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक
सिनेरियो दिखाई देता है, हाँ। एक ध्येय दिखाई देता है, एम दिखाई देता है कि हम इस तरह बढ़ने को, जहां से अभी तक हम पहुंचे हैं, हमने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया, उसको बढ़ाया, उसको ये भी करके दिखाया कि एक दिन में 43 लाख डोजेस हम देने में सक्षम हैं। लेकिन इसी सक्षमता को हम और भी बढ़ाएंगे ताकि जल्द से जल्द जितनों को भी वैक्सीन मिलना चाहिए वो मिल सके। और उपलब्धता पे एक बारी सॉर्ट आउट जब हो जाता है, उपलब्धता पूरी तरह से संभव हो जाती है, तो हमें करके दिखाने का आह्वान है। उसके अंतर्गत ये बात कही है और ये बात बिल्कुल वैलिड है कि ये करके हमें दिखाना होगा। जी, मेरा सवाल जो अगला आपसे है सर, जब हम अप्रैल के महीने में वैक्सीन दे रहे थे तो औसतन हम लगभग 30,24,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। ये जो अभी मई के महीने में 23 मई और ये लगातार हम देख रहे हैं, ये जो डिप आया है, ये जो डिक्लाइन नीचे की तरफ हम पहुंच गए हैं, ये क्यों हुआ है? ये अब हम 30 लाख से 16 लाख पर हम क्यों पहुंच गए? इसकी क्या वजह आप समझाएंगे? दो वजह हैं। पहली वजह है ये है कि जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी स्पेयर तरह भी अवेलेबल थी। इसका मतलब यह हुआ था कि ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने लाइसेंशियर होने से भी पहले वैक्सीन को खूब सारा बनाना शुरू कर दिया था, तो स्टॉक पाइल अवेलेबल था और वो लगातार उस जो हमारे पास वो सेविंग मान लीजिए या जो हमारे पास ये वॉल्यूम अवेलेबल था उसको हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब हम ये 1-2 महीने इस सिचुएशन में है जबकि वैक्सीन प्रोडक्शन भी चल रही है और उसका साथ साथ इस्तेमाल भी हुआ जा रहा है, तो एक इसकी वजह से एक थोड़ा सा स्लोनेस दिखाई दे रही है। लेकिन ये बदलाव अब आ रहा है क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता आगे बढ़ती जा रही है और ये मैं जैसे कि गवर्नमेंट ने भी क्लियर किया है, 1 करोड़ से भी ज्यादा डोजेज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं और ये और भी बढ़ेंगे। दूसरा है कि जब हम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ आए जिसमें कि स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो जो 50% जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो स्टॉक पाइल बन रहा है, उसमें वो अपने आप खरीद सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल जो बनी 50% की बनी, उसमें प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है मैन्युफैक्चरर से सीधा ले सकते हैं। तो जब इसमें जब बदलाव आया तो थोड़ा वक्त लगा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टेंडर्स, अपने परचेज ऑर्डर्स दे पाए, प्रोक्योर कर पाए, लेकिन ये काम भी अब स्मूथ होता जा रहा है। हाँ। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने ठीक अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और इसमें फिर जो उस रास्ते से जो प्रोक्योरमेंट होनी है और अवेलेबल होना है वो भी अब स्ट्रीमलाइन हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगले हफ्तों में इसमें और एक्सेलरेशन आएगा, तेजी आएगी और वो जो पोटेंशियल पहले दिखाया है उसको सिर्फ पूरा ही नहीं किया जाएगा, उसके बियॉन्ड भी जाएंगे। ये स्टेट और सेंटर पर जो पूरा मुद्दा है वो मैंने देखा है, आपने उस पर भी अपने इस पूरे जो आपने पीआईबी में जारी किया आज प्रेस रिलीज, मिथ नंबर 5 जिसे आप कह रहे हैं, उस पर मैं उस पर थोड़ा सा रुक कर आऊंगी सर, क्योंकि दर्शक अभी वैक्सीन और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपने पहले ही अपने जो बात कही है उसमें कहा है सेंटर इज नॉट डूइंग एनफ, यानी बाहर से विदेशों से वैक्सीन लाने में केंद्र सरकार अहम कदम नहीं उठा रही है, उसको आपने उस पर सफाई दी है। उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, सबसे पहले आपने कोट किया है 3 कंपनीज, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना। फाइजर से शुरुआत करते हैं सर। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन कब आएंगी, तो इसमें मैं 3 सवाल आपसे पूछ रही हूँ फाइजर रिलेटेड। सबसे पहला ये कि कब तक हम उम्मीद करें कि भारत में फाइजर की वैक्सीन आएंगी? एक खबर है कि लगभग 5 करोड़ वैक्सीन वो मुहैया कराएंगे, उस पर आपकी क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? सरकार उन्हें इस साल किस महीने से बातचीत में एंगेज कर रही थी और कहां पर रोड़ा आया? क्योंकि वो हमेशा जिस भी देश में देते हैं वो इंडेमनिटी मानते हैं अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, ताकि उन पर कोई लायबिलिटी ना हो कुछ होने में। तो उस पर भारत सरकार का क्या स्टेटस है और कब तक हम उम्मीद करें कि फाइजर से वैक्सीन हमें देश में मिलेंगी और कितनी? फाइजर से हमारी बातचीत पिछले साल से ही चली हुई है, मिड ईयर से, जुलाई अगस्त से चली हुई है, सिस्टमैटिक चली हुई है और उसको एक पीरियोडिक रिव्यूज होते गए और हमने शुरू से ही उनसे विनती करी कि आप देश में आइए, बनाइए और देश को सप्लाई करिए।
उन्होंने जब इंडिकेट किया, उस टाइम पे इंडिकेट किया कि मैन्युफैक्चरिंग में अभी नहीं आना चाहेंगे, और इंडिकेट किया कि जब भी उनकी तरफ से उपलब्धता वैक्सीन की होगी तो वो हमें सूचित करेंगे और बताएंगे, और ये बातचीत बार बार चलती रहेगी। क्या वक्त आ गया है कि आप मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, उसमें हम आपकी क्या मदद करना चाहेंगे। तो ये एक बातचीत का सिलसिला शुरुआत से ही चला हुआ है, पिछले साल के मिडिल से लगभग चला हुआ है। अब जब कुछ दिन पहले से इंडिकेशन मिली कि उनके पास वैक्सीन उपलब्धता है और वो ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, उसमें इंडेमिनिटी का भी इशू है, उसमें ये भी इशू है कि वो किस तरह से सप्लाई यहाँ पे करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार ये भी है उनकी अपेक्षा कि जब वो अप्लाई करेंगे तो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज जो है वो जल्दी से मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इस बातचीत में हमारे साथ वो भी सम्मिलित हैं, और सरकार के रेगुलेटर, सरकार के मिनिस्ट्रीज भी सम्मिलित हैं। अब इश्यू ये आता है कि उन्होंने इंडेमिनिटी बाकी सब देशों से ली है, कि ऐसा जो वेवर है वो सब देशों से लिया, अमेरिका ने भी दिया है और देशों ने भी दिया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडेमिनिटी हमारे देश को भी देनी चाहिए। हम उस डॉक्यूमेंट का, उन शर्तों का, उस पैराडाइम का, फ्रेमवर्क का अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, और उसके ऊपर फैसला जो भी भारत के लिए उचित होगा, पीपल ऑफ इंडिया के लिए जो उचित होगा, वो फैसला किया जाएगा। इस साल फाइजर की वैक्सीन आ पाएगी किसी महीने तक? वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो उन्होंने जो इंडिकेट किया है वो जुलाई ऑनवर्ड्स का उनका इंडिकेशन है, अभी जैसे बताया गया है। लेकिन डायनेमिक सिचुएशन है, जैसे आगे बढ़ते हैं हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी हम कहें उनको कि आप वैक्सीन दीजिए, और कोशिश करेंगे कि ये फैसला जल्दी से जल्दी हो। नंबर पर कुछ बात हुआ है सर? कितने आपने ऑर्डर किए हैं वायल्स? अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं। उन्होंने इंडिकेट किया है कि 5 करोड़ डोजेस तक उपलब्धता हो सकती है। अब सर मैं बच्चों की वैक्सीन को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बताया कि कोवैक्सीन भी ट्रायल्स कर रहे हैं, आपने कोविशील्ड का भी बताया है, क्या विदेशों से भी जॉनसन है, फाइजर है बच्चों के लिए वैक्सीन? बच्चों पर वैक्सीन का क्या स्टेटस है और कैसे भारत सरकार उस पर आगे बढ़ रही है? आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों के ऊपर वैक्सीन जो अभी अप्रूव हुआ है वो फाइजर वैक्सीन अप्रूव हुआ है 12 साल के बच्चों तक, और 1-2 देशों ने 12 तक अभी कुछ ही पिछले 1-4 दिनों में थोड़े अरसे से ही उसको लागू किया है। लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन की कोई रिकमेंडेशन, जेनेरिक रिकमेंडेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, ऐसा नहीं है। फाइजर को ये लाइसेंसर मिला है, और इसी तरह से मॉडर्ना के बारे में भी चर्चा हो रही है कि उनको भी बच्चों में इस्तेमाल करने का लाइसेंसर मिलने की उम्मीद है। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे देश का कोवैक्सीन जो है वो भी बच्चों के ट्रायल तक पहुंच गया है। वो काम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, और वो कवर करेंगे कि ये बच्चों में सुरक्षित है और बच्चों में क्या इम्यूनोजेनिक इसका पोटेंशियल है या नहीं है। इसी प्रकार बाकी वैक्सीन भी जो है वो बच्चों पे टेस्ट होंगे, और बच्चों का जो डेटा आएगा उसके मुताबिक उन वैक्सीन का इस एज ग्रुप में इस्तेमाल की बात की जाएगी। हमें ये याद रहना चाहिए कि बच्चों का वैक्सीनेशन एक रिलेटिवली न्यू साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मुद्दा है, और ये इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि जब इन्फेक्शन होती है, बच्चों की इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक नहीं होती, बच्चों की इन्फेक्शन सीरियस नहीं होती, और हाँ, लेकिन वो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, और एसिम्टोमेटिक तरीके से इन्फेक्शन का इंसिडेंस रहता है। तो ये ज़रूरी है हमें जानना कि जब वैक्सीन की ज़रूरत बच्चों तक देने की पड़ेगी, तो तब तक हमारे पास जरूर ये सॉल्यूशंस होंगे। जो वैक्सीन और बन रहे हैं देश में, चाहे जाइडस है, चाहे बायोई है, आई एम श्योर वो जब सिद्ध हो जाएंगे एडल्ट पॉपुलेशन के लिए, तो फिर आगे बच्चों के लिए भी उनके ऊपर ट्रायल होगा। हमेशा याद रहे कि जब भी ड्रग नई डिस्कवर होती है, बनाई जाती है, वैक्सीन बनाए जाते हैं, शुरुआत एडल्ट से होती है, वो सेफ्टी पूरा होने पर ही बच्चों की तरफ उनका ट्रायल वगैरह। पॉल साहब, अब मैं एक मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन पर बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, ये यहाँ अगर रिसर्च के जरिए हो, रिसर्च के बाद हो, जैसा कई मुल्कों ने किया है, वो कोविशील्ड और फाइजर की वैक्सीन की इंटरमिक्सिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो
मतलब एक गलती ही मानी जाएगी ना कि बिना जानकारी के आज यूपी के सिद्धार्थनगर में मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन कर दी गई। कुछ लोगों को पहला डोज कुछ और पड़ा था, दूसरा डोज कुछ और पड़ गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो एक तरह का मतलब ये अब जमीन पर ट्रायल हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि सीरियस नहीं है, लेकिन कम समय पे इसको बताएं कि ये सीरियसली लेने वाली चीज है और इस तरह की लापरवाही के लिए तो जगह नहीं होनी चाहिए ना डॉक्टर पॉल। हमारा एसओपी बिल्कुल क्लियर है और इस एसओपी को लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने निभाया है। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है कि जो वैक्सीन की पहली डोज मिले, सेकेंड डोज उसी ही वैक्सीन की मिलनी है। ठीक है, अगर एक किसी जगह पे ऐसा खबर आई है कि उस एसओपी का उल्लंघन हुआ है तो वो कंफर्म होनी चाहिए और उसमें जो एसओपी का जिस वजह से ये उल्लंघन हुआ है उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक साइंटिफिक क्वेश्चन है कि अगर एक वैक्सीन मिलता है किसी को और दूसरी डोज या बाद में दूसरा वैक्सीन मिल जाता तो उसका प्रभाव क्या है? तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंटिफिक एविडेंस ये दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसे हो जाए तो कोई सीरियस बात शायद नहीं होती। और ये भी इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अगर एक वैक्सीन से ज्यादा एक व्यक्ति को मिलता है, एक तरह के वैक्सीन के से दूसरी बारी दूसरा वैक्सीन मिलता है, मान लीजिए बूस्टर डोज में, हाँ। तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे प्रोटेक्शन में बढ़ोतरी मिलती है। तो इन शॉर्ट द पॉइंट इज बीइंग मेड इज दैट साइंटिफिकली दिस इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन बट पॉसिबली नॉट अ सीरियस पॉसिबल। ठीक है अब टेकन, पॉइंट टेकन, लेकिन इसी के साथ ऐसी शुरुआती लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करी हूँ सर, बहुत वक्त की कमी है, 2 लाइन में इसका जवाब दीजिएगा। आपने स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप पर भी इस पे कहा, आपने कहा हमने स्टेट्स को सिर्फ ये कहा है कि आप अपने लेवल पर भी कोशिश कीजिए, लेकिन हम लगातार एक कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं सेंटर वर्सेस स्टेट्स। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर युद्ध की स्थिति आएगी तो क्या हमें कहेंगे कि अपने से हथियार खरीदो। स्टेट्स कह रहे हैं हमें सेंटर से वैक्सीन नहीं मिल रही, हमारे वैक्सीन सेंटर्स बंद हैं। ये क्यों हुआ है? ये परिस्थिति क्यों बनी है? देखिए, इस नोट में यह समझाने की कोशिश करी गई कि फ्लेक्सिबल पॉलिसी की जो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने करी, हाँ। उसको मद्देनजर लेके एक बदलाव किया गया और उस बदलाव की जो बैकग्राउंड थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। लेकिन हमें इस महामारी से तो बिल्कुल मिलके वन नेशन होके हमें लड़ना है। राज्य और यूनियन गवर्नमेंट इस लड़ाई को इकट्ठे लड़ रहे हैं, सीमलेस पार्टनरशिप है और इसको आगे बढ़ाना है और वैक्सीनेशन को उस चरम सीमा तक इसका अपटेक करना है। यह हम सब मिलके ही करेंगे और ये जो व्यवस्था बन रही है वो फीडबैक लेके, एक दूसरे की बात समझ के, फेडरल स्ट्रक्चर की इज्जत करते हुए आगे बढ़ने का जो रास्ता देश ने चुना है और पार्टनरशिप की तरह से चुना है, उसको ही आगे लेके जाना है। और इसको करने के लिए जो भी वैक्सीन जहां से भी आता है, लगता तो हमारे सिटीजन को ही, देश के नागरिकों और राज्यों की जो सिस्टम है उसके थ्रू ही लगता है। बिल्कुल, इसी को लेते हुए आगे एकजुट होकर देश बढ़ना है, महामारी को जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वी के पॉल। आप उस नेशनल जो एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन पर, उसको हेड कर रहे हैं। आने वाले वक्त में एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये प्रोग्राम अच्छे से और तेजी से आगे बढ़े, हम भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े, इसकी उम्मीद लोग लगाए हुए हैं। आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, धन्यवाद आपका। आपको जल्दी से अब रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये कहा गया था कि कुंभ में जो आयोजन हुआ मेले का, वो एक सुपर स्प्रेडर बना। नई रिपोर्ट आई है, क्या कह रही है देखिए। सवाल उठे, कुंभ को लेकर अपने अपने दावे और अपना अपना पक्ष है। कुंभ से कोरोना को जोड़ने वालों को जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बड़ा संदेश दिया है। कुंभ के जितने स्नान हुए उनमें भारी भीड़ नहीं आई। मैंने अनेक कुंभ देखे हैं और वहाँ नरमुंडों के झुंड देखे हैं। इस प्रकार की भीड़ इस बार हरिद्वार में नहीं थी। यहाँ के प्राय सारे घाट खाली रहे। कुंभ का स्नान केवल हर की पैड़ी तक ही सीमित रहा और उसमें विशेषकर सन्यासी और कुछ भक्ति स्नान कर सके। होटल खाली रहे, धर्मशालाओं के भी कमरे बहुत से खाली थे। स्वामी अवधेशानंद गिरी का आरोप है कि कुंभ के बहाने सनातन धर्म पर निशाना साधा गया। दावे के मुताबिक श्रद्धालुओं की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और बताया गया। एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग वो इस प्रकार का माहौल पैदा करके कि कुंभ के कारण कोरोना की स्थितियां बढ़ी हैं, वो निश्चित तौर पर इस सनातन परंपरावादियों के लिए एक बड़ा कुठाराघात है।
हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन परंपरावादियों को निश्चित तौर पर एक दुख पहुंचाने वाला कार्य है। मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया कि करीब 50 लाख श्रद्धालु कुंभ के मेले में पहुंचे, लेकिन स्थानीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक इतने तीर्थयात्री नहीं आए। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग ने 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या बताई है काफी कम है। चाहे हमारे बस अड्डे हों, चाहे घाट हों, बहुत कम नंबर्स वहाँ पे थे और ये सभी की देखने की बात है, इसमें नथिंग टू हाइड, ये सब लोग इसे देख सकते हैं। सेकेंडली, जो आए भी हैं उनका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य था। कुंभ के दौरान हरिद्वार के पार्किंग के आंकड़े बताते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही आए। वहीं हरिद्वार के लोग और धर्मशालाएं भी महाकुंभ के दौरान खाली थे। कुंभ मेले में हम लोगों को उम्मीद थी कि श्रद्धालु आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से कोविड के चलते हुए हमारे बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो सरकार से भी हमारी उम्मीद थी, उत्तराखंड की सरकार से, कि कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुंभ वगैरह में भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी कुछ उम्मीद नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, 1-2 ही रूम लग रहे हैं, हमारी सैलरी भी नहीं निकल पा रही है। और तो और सरकारी सूत्र ये भी बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान जो मोबाइल टावर से मिली लोकेशन भी बताती है कि श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। 14 अप्रैल को शाही स्नान के दिन मोबाइल टावर पर 51,048 नंबर दिखे। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मोबाइल टावर पर 1,17,128 नंबर दिखे। बीजेपी भी मानती है कि महाकुंभ को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार मानना गलत है। कुंभ को निशाना बनाना ये उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हर पक्ष का हर समय निंदा करते रहे हैं। कुंभ के होने से कोरोना फैला है, यदि ऐसा होता तो महाराष्ट्र और केरल एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में जो कोरोना का संकट आया है, क्या उसका कारण कुंभ है? दरअसल जब दूसरी लहर देश में प्रचंड थी, उसी वक्त कुंभ मेला भी चल रहा था। उस वक्त विपक्ष ने कुंभ मेले को लेकर सवाल उठाए थे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आइए अब आपको दिखाते हैं आयुर्वेद और एलोपैथी की जो जंग छिड़ी थी बाबा रामदेव के एक बयान के बाद, उसको लेकर बवाल आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब तो IMA ने सख्त कदम उठाए हैं। मानहानि का उन्होंने मुकदमा दायर किया है बाबा रामदेव के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें पकड़ नहीं सकता। देखिए, डॉक्टर डर डर डर, जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचेगा? तो आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस, कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा रामदेव को लेकर बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। उस बीच बाबा जी ऐसा बोलते हैं तो पर्सनल अटैक जैसा लगता है। हर एक डॉक्टर को लगता है कि उसने हमारे पे सीधा सीधा वार किया है जो भी बोला है, और ऊपर से हमारे ट्रीटमेंट को चैलेंज करना कि अगर हॉस्पिटल जाओगे तो मर जाओगे, तो नहीं बचोगे। उन्होंने शायद इस बात पे ध्यान नहीं दिया है कि कितने मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करके बचाया भी गया है। रामदेव और डॉक्टरों के बीच लड़ाई तगड़ी हो गई है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है।
नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात आपकी करो ना, अब हम इस बात के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करेंगे। कोरोना से आपको क्या आपत्ति है? जवाब दीजिए प्लीज, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। बाबा के खिलाफ आईएमए ने दर्ज करा दी शिकायत। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। आयुर्वेद और एलोपैथ की ये लड़ाई चैलेंज तक पहुंच गई है। आईएमए ने भेजा रामदेव को 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। तो आईएमए बाबा को बख्शने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सख्त कदम उठाते हुए, जैसा हमने आपको कहा, एक तो 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा, ऊपर से थाने में एफआईआर। कुल मिलाकर आईएमए बाबा रामदेव से बहुत नाराज है। वो जो वीडियो उनका लीक हुआ था जिसमें वो डॉक्टर्स के बारे में और इलाज के बारे में कह रहे थे कि एलोपैथी ने कई लोगों की जान ले ली है। देखिए, अब ये बवाल तो एक तरफ बढ़ ही गया, लेकिन एक नया वीडियो बाबा रामदेव का वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब कांग्रेस पार्टी उस वीडियो को ट्वीट कर रही है, लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से उनके सहयोगी बालकृष्ण ने कहा है कि पुराना वीडियो है। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। ये चैलेंज बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, चाहे कितना जोर लगा लो, चाहे कितना शोर मचा लो, बाबा रामदेव को किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा रामदेव ने यह चैलेंज किसको दिया है और क्यों दिया है? आज हम बाबा रामदेव की इस लड़ाई की पूरी जड़ आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि इन दिनों बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, और जंग छिड़ी है बाबा रामदेव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कोरोना के लिए दी गई एलोपैथिक दवाइयों को फेल करार दिया। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। पहली बात तो मैं उन्हें बाबा बोलना ही पसंद नहीं करूंगा। उनका जो असली नाम है श्री राम किशन यादव, मैं उस नाम से उनको बुलाना पसंद करूंगा। मैं राम किशन यादव जी से ये बोलना चाहता हूँ कि आपने पिछले 20 सालों से बिजनेस करा है।
बिजनेस करके, लोगों को गुमराह करके आपने आज अपना ये साम्राज्य बनाया है। और हम यहाँ पे जितने भी डॉक्टर खड़े हैं, उन्होंने पिछले 20 साल से पढ़ाई करी है, परिवार को त्याग कर कर, अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर कर। हमारे बीच में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने ग्रैंडफादर्स खोए हैं, अपने फादर्स खोए हैं, अपने परिवार का, यहाँ हर एक खड़ा डॉक्टर अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। साथ ही साथ हमने अपने भारत के 1200 नौनिहाल डॉक्टरों को शहीद होते हुए देखा है, और वो उन शहीद डॉक्टरों को बोलते हैं कि 2-2 वैक्सीन लेने के बाद भी वो डॉक्टर अपने आप को बचा नहीं पाए। बाबा के इस बयान पर बवाल मचा तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA बाबा के खिलाफ खड़ी हो गई और रामदेव के खिलाफ IMA के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने शिकायत दर्ज करवा दी। ये शिकायत दिल्ली की IP स्टेट थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया कि रामदेव कोरोना के इलाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो कि एक अपराध है। इस FIR के बाद बाबा रामदेव भड़क गए हैं और चैलेंज दे रहे हैं। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा के इस बयान पर डॉक्टर बाद में भड़कते, पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया दे दी। बाबा के इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने रामदेव और सरकार दोनों को घेरा। अरेस्ट तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, सच कहा आपने। रामकृष्ण यादव भाई और बाप तो अपोजिशन को अरेस्ट करने में बिजी हैं। देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस समय किसी भी को भी बेवजह के वक्तव्य से बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बाबा रामदेव हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को बेवजह के वक्तव्य से बचना चाहिए। हम आपको बता दें कि IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना के इलाज के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती देने और टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए योग गुरु रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। IMA ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में रामदेव से अगले 15 दिन में उनके बयान का खंडन वीडियो और लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि रामदेव अगर 15 दिन के अंदर खंडन वीडियो और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। इसके अलावा रामदेव से 72 घंटे के अंदर कोरोनिल किट के भ्रामक विज्ञापन को सभी स्थानों से हटाने को कहा है, जहां ये दावा किया गया है कि कोरोनिल कोविड वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट पर प्रभावी है। बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है और हम एम्स के डॉक्टर्स इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाबा रामदेव बार बार ये कह रहे हैं, एलोपैथी की मेडिसिन के ऊपर बार बार तंज कस रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव के पास कौन सी ऐसी डिग्री है, आयुर्वेदा की कौन सी डिग्री है जिसके लिए वो कहते हैं। हम पूरे देश में जितनी भी हमारी देश की चिकित्सा पद्धति है उनका सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे सब हो, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात की जाए, जो प्रोटोकॉल ICMR के द्वारा जो रिलीज होते हैं, जो CDC जो अमेरिका के द्वारा जो प्रोटोकॉल रिलीज होते हैं, उस मॉडर्न मेडिसिन को पालन करके आज देश में कितने मरीज जो हैं ठीक होकर स्वस्थ होकर जा रहे हैं, उन सबको नकार देना, उस पूरी साइंस को नकार देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के डॉक्टर्स की, हमारे देश की छवि खराब करने में बाबा रामदेव लगे हुए हैं। बाबा रामदेव ने भी पतंजलि के लेटर हेड पर लिखी एक चिट्ठी में IMA से 25 सवाल किए हैं। इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। बाबा रामदेव ने इस पत्र में हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, हार्ट एनलार्जमेंट, शुगर लेवल 1 और 2, फैटी लीवर, थायराइड, ब्लॉकेज, बाईपास, माइग्रेन, पायरिया, अनिंद्रा, स्ट्रेस, ड्रग एडिक्शन, गुस्सा आदि पर स्थायी इलाज को लेकर सवाल पूछे। मैंने इनसे पूछा है स्पॉन्सरशिप क्या इनके कोई पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है। डॉक्टर राजन शर्मा, एक सेकेंड स्वामी रामदेव जी, कुछ बातें हम क्लियर करना चाहते हैं। आर्थराइटिस का है, अस्थमा का है, हेपेटाइटिस का है, लिवर सिरोसिस का है। आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई एम्स के बाहर तक आ गई।
एम्स के डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध के पोस्ट लेकर खड़े हो गए और जब बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो बाबा ने कह दिया कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो बाप भी कोई नहीं कर सकता। छिड़ गई है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी, बाबा बनाम डॉक्टर। बाबा ने एक बयान दिया, एलोपैथी डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा किया, एमए ने सख्ती दिखाई। अब वो इतने गुस्से में हैं, उनको बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन बाबा अपनी दलील में, अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ विवादित बयान दिया, लेकिन योग गुरु ने अपना बयान वापस भी ले लिया। रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथी ने कई जानें बचाई हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी और बयान वापस लेने की मांग की थी। इस चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था, एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अपने बयान को वापस लेंगे। कोरोना महामारी के संकट भरे दौर में एलोपैथी और उससे जुड़े डॉक्टरों ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया है। आपका ये कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई। इसके बाद खुद बाबा रामदेव ने आज तक पर सफाई देते हुए कहा कि एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ उनका ये बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक मैसेज पढ़ा था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को खत्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं जाती। एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव की इसी बात को पकड़ लिया है और उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।